हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चैनल में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। और उस इकोनॉमिक्स में हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जो हमने ये मॉड्यूल आप लोगों के लिए तैयार किया है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और होता क्या है कि हर बच्चा हर चैनल हर कोचिंग में भटकता रहता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। एसएससी वाला बच्चा आरआरबी भी देता है, एनटीपीसी भी देता है, फिर और भी एग्जाम्स देता है, सीपीओ देता है, और जितने दुनिया भर के सीएपीएफ और तमाम जितने एग्जाम्स हैं वो सब बच्चे देते हैं। लेकिन होता ये है कि दिक्कत वहाँ आती है जब बच्चे को हर एग्ज़ाम की तरह अपने आप को ढालना पड़ता है और सिलेबस को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी एक अलग डिमांड है। तो हमने ये जो मॉड्यूल तैयार किया है ये इस तरीके से तैयार किया है कि एक ही जगह आपको हर तरह का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम यूपीएससी लेवल तक आपको लेके जाएंगे फ्रॉम दी स्टैटिक एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल, सारा कंटेंट, सारे लास्ट ईयर्स के 10 to 15 ईयर्स के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस आपके आए होंगे पर टॉपिक वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोगों को वन स्टेप सोल्यूशन मिलेगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लस प्रॉफिट वाला चैनल है। और कंटेंट प्लस क्वेश्चन सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो ये है इकोनॉमिक्स। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले या रादर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी यूटिलिटी पता होनी चाहिए। तो जैसा कि नाम है इकोनॉमिक्स, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इको प्लस नॉमिक्स में तो आपको पता चलेगा कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है ग्रीक वर्ड से आया था। ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है जिसका दो मीनिंग है, दैट इज ओइकोस प्लस नोमोस। ओइकोस कहता है जिसका मतलब है हाउस होल्ड, फैमिली, हाउस होल्ड फैमिली। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम नेशन की बात कैसे करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल भी इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम्पल है। अगर आप अपने घर से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, अपने इंडिविजुअल लेवल से शुरू करेंगे समझना, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ईजी सा सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑइकॉस का मतलब है हाउस होल्ड एंड फैमिली। नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि ऐसा लॉ जो हाउस होल्ड की हाउस होल्ड की नीड्स को फुलफिल करता हो। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जितनी आपकी हाउस होल्ड की नीड्स हैं उनको जो फुलफिल करता हो, उनको जो मैनेज करता हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन को जाना, प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं, अभी आपको मैंने सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझाया है। अगर हम आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है वेल्थ ऑफ नेशन बुक से। वेल्थ ऑफ नेशन बुक से जो बुक आई थी 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक बुक दी थी वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। जो इकोनॉमिक्स है उसका बेसिक मीनिंग अभी हमने जाना कि जो है हाउस होल्ड का मैनेज को कैसे मैनेज किया जाए। अब अगर फैमिली से आप एक्सटेंड करेंगे नेशन की तरफ, स्टेट की तरफ, तो आपको वही सारी चीज़ें वहाँ भी अप्लाई करनी है। आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, दैट सिंपली मीन्स अगर आप उसको मतलब आपको बहुत एफिशिएंटली अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो आप नेशन को भी समझ पाएंगे। चलिए आप और थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं। इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग है, दो चीज़ों पे काम करता है। पहला जो रिसोर्सेज हैं वो, और दूसरा जो आपकी नीड्स हैं। अब दिक्कत कब शुरू होती है इकोनॉमिक्स में कि आपकी नीड्स और वांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, वहीं सारी दिक्कत शुरू होती है और इसीलिए इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता जाता है। और इसीलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है
क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको थोड़ा अगर अलग से समझा जाए तो इसलिए कि आप जितनी इकोनॉमीज़ को जानते हैं, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, जापान, जितनी भी आप इकोनॉमिक्स को जानते हैं, इंडिया, इनको आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमीज, देयर टेक्नोलॉजीज, देयर इंडियन आर्मी, देयर डिफेंस, देयर सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो है इकोनॉमिक्स। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स किस पे काम करता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नीड्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो हमारी पॉपुलेशन उसकी नीड्स कितनी है, उसकी नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी पॉपुलेशन की नीड्स कितनी है, अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो बहुत ही लिमिटेड हैं, जिनको कह सकते हैं कि स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर अपनी नीड्स को आपको फुलफिल करना है तो दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक प्लेज इट्स रोल। ठीक है, ये है छोटा सा इसका अलग से इलेबोरेशन जो मैंने आपको बताया। बाकी हम आगे आगे समझेंगे। और अभी ये भी समझ लीजिए आप अभी यहाँ पे ही इस डेफिनेशन के साथ कि ये किस चीज़ पे काम करता है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। ये अलग से इस पे क्लास लेंगे और वहाँ पे पूरा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। अभी बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो बेसिक टर्म्स मैं आपके टर्मिनोलॉजीज में ऐड कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें आगे आगे समझ में आती जाए। तो वेल्थ ऑफ नेशन से इस हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1776 में। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी और उन्होंने पहली बार नेशंस के वेल्थ की बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, ग्रोथ की बात की थी। तो वहीं से वेल्थ ऑफ नेशन और इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे बहुत डायरेक्ट कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के भी अपने कंपोनेंट्स हैं। हर चीज़ के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, हर चीज़ के अपने प्रमुख कारण होते हैं, प्रमुख बिंदु होते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है उसके भी दो पॉइंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से अब देखो ज़्यादा इकोनॉमिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टर्म्स में समझिए। ये क्या है, इंग्लिश के टर्म्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, व्यष्टि। अगर आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए व्यष्टि। तो जो अर्थशास्त्र को अगर हम दो में डिवाइड करते हैं तो पहला है माइक्रो, व्यष्टि। माइक्रो का मतलब ही क्या है, स्मॉल। अब इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात हो रही है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कोई वो इंडस्ट्री हो, कोई पर्सन हो, किसी की पर्सन की इनकम हो, किसी अगर एक एंटिटी की बात हो रही है। अगर हम इस क्लासरूम की बात करें तो अगर किसी एक बच्चे की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, माइक्रो में। लेकिन अगर होल एंटिटी क्लास की बात हो रही है, पूरे नेशन की बात हो रही है, नेशन के पर्टिकुलर किसी सेगमेंट की, फुल सेगमेंट की बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। ठीक है, आप अपने आसपास के सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम नेशन को नेशन को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ इंडिया की बात हो रही है वर्ल्ड के हिसाब से तो इंडिया इज़ माइक्रो। अगर इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट दिल्ली की बात हो रही है तो दैट इज़ माइक्रो। ठीक है, और अगर क्लास के हिसाब से देखा गया, इस बिल्डिंग के हिसाब से देखिए तो अगर इस पूरी बिल्डिंग की बात होगी, सिर्फ अगर बिल्डिंग है दुनिया में और इस पूरी बिल्डिंग की बात होगी तो दैट इज़ मैक्रो। पर उस बिल्डिंग में कितने कितने फ्लोर्स हैं, कितनी क्लासेस है, कितना क्लासरूम है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात होगी तो वो माइक्रो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स के फादर तो थे एडम स्मिथ, पर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर तो एडम स्मिथ ही थे, इनके फादर तो एडम स्मिथ ही थे। और जो मैक्रो है इनके फादर थे जेएम केन्स। जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स मैक्रो के फादर थे। कहाँ से ये नाम आता है और क्या इसकी यूटिलिटी है ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नाउ हम पढ़ रहे हैं जेएम केन्स के बारे में।
केन्स जो है वो लाइमलाइट में आया आफ्टर 2008 के रिसेशन के बाद, जब 2008 में फुल जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो जब कोलैप्स हो गई थी आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके बाद जो जे.एम. केन्स थे, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर मार्केट फोर्सेस पे हमारी देश की इकोनॉमी अगर काम करती रही, वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर सिर्फ मार्केट फोर्सेस के भरोसे चली, तो क्या है कि कभी रिवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे देश खत्म हो गए, मतलब कि बिल्कुल इकोनॉमी गिर गई, उसके बाद वो कभी रिवाइव नहीं कर पाए, कभी ग्रोथ डेवलपमेंट आया ही नहीं। उस वक्त आफ्टर 2008 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जेम केन्स ने कहा कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का इन अ वे इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर आज जैसे अभी कोरोना टाइम था, सारा देश बंद था, सारी चीज़ें बंद थी, इंडस्ट्रीज़ बंद है, प्राइमरी सेक्टर बंद है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, सब कुछ बंद था पूरे वर्ल्ड में, तो वापस से इकॉनमी सब देशों की कम हो गई थी, गिर गई थी इकॉनमी। तो अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तो आप अब नहीं समझ पाते, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट 2008 में ही आ गया था कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिसीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर व्हाट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये आइडिया दिया था केन्स ने, और इसीलिए इस आइडिया के बाद ही जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, और इसी कारण से केन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। और इस थ्योरी को जो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, केनीजियन इकोनॉमी। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को कहा जाता है केनीजियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, और किस चीज़ पे काम करता है हमारा इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, ये हम आगे पढ़ेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? जे.एम. केन्स। माइक्रो के कौन थे? एडम स्मिथ। टोटल इकोनॉमी के फादर कौन है? एडम स्मिथ। और कौन सी बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आ सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है। अब एक और चीज़ जो सीजीएल, एसएससी सीजीएल में पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी या इनकम थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रो एंड मैक्रो है इनके मेन कंपोनेंट या मेजर कंपोनेंट क्या हैं। तो माइक्रो जो है वो काम करता है प्राइसेस पे, और मैक्रो काम करता है इनकम पे मेजरली। ठीक है, मेजरली माइक्रो किस पे काम करता है? प्राइसेस पे, और मैक्रो काम करता है इनकम पे, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनकम मॉडल भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो इनकम मॉडल है वो किसका पार्ट है, तो वो किसका पार्ट है? मैक्रो का पार्ट है, और ये एसएससी सीजीएल में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, इसके बाद हमें बात करनी है कि इनकम मॉडल्स क्या हैं। इनकम मॉडल्स क्या हैं, कैसे किसी देश की इनकम को डिसाइड किया जाता है। तो उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेजर हैं जीडीपी एंड जीएनपी, जिनको हम इलेबोरेशन के साथ पढ़ेंगे। पर अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम मॉडल्स किस पे काम करता है, तो आप मुझे सोच के बताइए कि अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। तो इनको नाम दिया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज व्हाट, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आपको आज यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ बिस्किट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बिस्किट के लिए फैक्ट्री चाहिए। ठीक है, वो फैक्ट्री किस पे होगी? किसी लैंड पे होगी, तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए।
फिर उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए और पैसा चाहिए, मशीनरीज चाहिए, कैपिटल में मशीनरीज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें चाहिए, जितने भी जो मतलब इनपुट्स होंगे वो भी चाहिए, जो भी जिस भी चीज़ का बनेगा, शुगर, हनी, वीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लैंड अगर आप लेते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर अगर आप रखते हैं अपनी फैक्ट्री में तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? वेजेस पे करना पड़ेगा। मशीनरीज अगर आप लगाते हैं, टेक्नोलॉजी अगर आप लगाते हैं, यूज़ करते हैं, और इनपुट आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट यूज़ करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दे आर ऑल व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ मिनिमम फैक्टर्स चाहिए होते हैं, और इसलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कभी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो वो चीज़ प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। ये है बेसिक। ये हमने बात की इनकम मॉडल्स की, शुरुआत की। उसके बाद अगर अभी किसी को डाउट तो नहीं है इकोनॉमिक्स क्या है क्या नहीं है? अच्छा, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10,000 रुपये हैं आपके पास। अब आप बताइए कि कैसे आप काम करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि क्या है, रिसोर्सेज एंड नीड्स। अपनी जितनी नीड्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज खर्च करना या पूरा करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो आपके पास अगर मंथली खर्चा ही 10,000 है, तो अगर आप चाहें तो भी 50,000 का काम नहीं कर सकते, आपको उस 10,000 में ही सीमित रहना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ की स्टडी रिसोर्सेज और नीड्स के बीच में जो है उसी को इकोनॉमिक्स कहा गया है। अगर इसको लार्जर उस पे देखें तो एडम स्मिथ कहते हैं, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिसोर्सेज। जितने आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे मैनेज करना है, इन सब का नाम ही इकोनॉमिक्स है। अपने कुल इनकम के हिसाब से आपको जो महीने का खर्च उठाना है उसी को आप इकोनॉमिक्स का नाम दे सकते हैं। ये आपका हो गई इंडिविजुअल एंटिटी की बात, माइक्रो एंटिटी की बात। और इसको अगर लार्जर लेवल पे देखेंगे, आप होल इकोनॉमी की तरफ देखेंगे, तो जितना गवर्नमेंट कमाती है रेवेन्यू, उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करे, कहाँ कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे, कहाँ प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करे, कहाँ जितने भी पब्लिक गुड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे कि इकोनॉमी ग्रो करे और जो हमारा नेशन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। यही सब क्या है, इकोनॉमिक्स है। हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की, जिसमें पहला है जीडीपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से यहाँ सिर्फ मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो है प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से मतलब है यहाँ पर जितना इंडिया के लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर आप इंडिया की बात करें कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, तो इंडिया के लैंड पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डोमेस्टिक है। कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, सिर्फ इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कहीं भी ये कैटेगराइज नहीं किया गया है कि ये सिर्फ इंडियंस के द्वारा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ फोकस किया गया है डोमेस्टिक पे, मतलब हमारे इंडियन टेरिटरी पे विद इन 1 ईयर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारी जीडीपी के इनकम कहलाएंगे, हमारे देश की इनकम कहलाएगी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कितना प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ हमारे टेरिटरी पे जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सब हमारी इकोनॉमी में ही काउंट किया जाएगा। ऐसे ही किसी और देश की जीडीपी की अगर आप बात करेंगे तो जितना वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो उनकी इकोनॉमी में काउंट किया जाएगा। दैट इज जीडीपी। जीडीपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी।
कभी कभी डायरेक्टली एक एक सेंटेंस दे दिया जाता है और 4 ऑप्शंस में से वो आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना होता है. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज रियल जीडीपी. करंट ईयर में करंट प्राइसेस पे होने वाला गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कहलाता है नॉमिनल जीडीपी. करंट ईयर दैट इज जो चल रहा है, ठीक है. करंट ईयर में करंट प्राइसेस, जो प्राइसेस अभी जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज के चल रहे हैं, करंट ईयर में करंट प्राइसेस पे जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी. नाम पे मत जाइएगा, नॉमिनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कम रेट पे प्रोड्यूस किया जा रहा है. करंट रेट पे जो करंट प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज नॉमिनल जीडीपी. एंड व्हाट इज रियल जीडीपी. रियल जीडीपी का मतलब है करंट ईयर में बेस प्राइसेस पे जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो रियल जीडीपी में आएगा. अब बेस ईयर क्या होता है. बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करता है एक ऐसा साल जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट नहीं आए हो, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स नहीं आई हो, कोल्ड वेव्स नहीं आई हो, कोई भी ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन ना क्रिएट हुई हो जिससे इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ा हो. ऐसे ईयर को चूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. 2011-12 जो कि बेस ईयर है चीज़ों के लिए, उसको हम मान के चलते हैं. कोई भी ऐसा बेस ईयर जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना रहे हो इकोनॉमी में, उसको बेस ईयर माना जाता है. तो हम बात करें रियल जीडीपी. रियल जीडीपी होता है करंट ईयर में बेस ईयर के प्राइसेस के आधार पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो रियल जीडीपी में आता है. ठीक है, चलिए ये तो था जीडीपी. अब बात करते हैं सेकंड इनकम कंपोनेंट की, जो है इनकम मॉडल की, जो है जीएनपी. अगर वहाँ पे जीडीपी डोमेस्टिक से था तो यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस का मतलब तो कुल ही रहेगा, टोटल. ग्रॉस मतलब टोटल. टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में. यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसका नाम है नेशनल. वहाँ पे सिर्फ हम टेरिटरी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम नेशनल्स की बात कर रहे हैं कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे सिर्फ जो प्रोडक्शन है वो होना चाहिए इंडियंस के द्वारा. बाकी जो है हम माइनस और प्लस कर लेते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो बताया जाएगा आपको. आपको ये देखना है कि जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है. अगर जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे हैं, जो एफडीआईज हमारे इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं, जितने भी फॉरेन कंपनीज यहाँ सेटअप हैं, जिनके ऑफिसेज यहाँ हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी XYZ जितना प्रोडक्शन हमारे पीपल द्वारा हो रहा है, चाहे वो यहाँ हो रहा है चाहे वो अब्रॉड हो रहा हो, ठीक है. मान लीजिए कि 100 इंडियंस हैं जिसमें से 80 तो इंडिया में रह रहे हैं पर 20 बाहर अलग अलग देशों में रह रहे हैं. तो वो जो अपनी इनकम का हिस्सा इंडिया में भेजते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में भेजते हो, उसको भी हम इसमें ही काउंट करेंगे. जीडीपी में हम ऐसा नहीं करते हैं, जीएनपी में हम काउंट करते हैं क्योंकि ये नेशनल्स की बात करता है. तो इनकम ऑफ इंडियंस तो है ही, प्लस इनकम वो जो फॉरेन से हमारे पास आई है, माइनस वो इनकम हो जाती है जो यहाँ पे फॉरेनर्स कमा के बाहर भेज रहे हैं. मतलब नेट इनकम होती है फॉरेनर्स की प्लस इंडियंस की, ठीक है. फॉरेनर्स की इनकम को ऐड किया जाता है, माइनस किया जाता है, और इंडियंस की इनकम को ऐड किया जाता है. जितने लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो यहाँ काउंट होगा ही. जितने लोग बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इंडियंस हैं, वो अपना पैसा जो इंडिया में भेजते हैं उसको हमें काउंट करना है. और जितने भी फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में अपना सेटअप करके रखा है, जिन्होंने प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सेक्टर उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, और जो अपने हेडक्वार्टर्स में पैसा भेजते हैं, अपनी इनकम का प्रॉफिट भेजते हैं, उसको हमें माइनस करना है. सिंपल सा है, आपको नेशनल याद रखना है, उससे आपका काम हो जाएगा. तो ये है जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस. आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. बहुत ही सिंपल टर्म्स में हमने समझा है. आगे हम और क्लासेस में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से काम करते जाएंगे और सारा डिस्कशन इस तरीके से होगा कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.